देखो अपन इसमें क्वेश्चन नंबर 20 सोल्व किया था, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। उस क्वेश्चन में ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के आधार पर अपन उसे हल किया था। और मैंने बताया था कि गुरुत्वाकर्षण से संबंधित समस्याओं के जो क्वेश्चन है, विशेषकर ऊर्जाओं पर आधारित, उन सभी क्वेश्चनों को अधिकांशतः अपन ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के आधार पर हल कर सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में क्या था, आपने देखा था कि दो तारे हैं, दोनों का द्रव्यमान समान था, 10⁹ किलोमीटर की उनके बीच की क्या थी, दूरी थी। एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, सम्मुख टक्कर कर रहे हैं और उनका प्रारंभिक वेग 0 लिया था। टक्कर के बाद या टक्कर के दौरान उनकी चाल क्या थी, वो अपन को ज्ञात करनी थी, जिसको कि बहुत अच्छा क्वेश्चन अपन ने सोल्व किया। अब जो क्वेश्चन अपन हल करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20 तक सोल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर रहे हैं, जो कि अपनी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 8 का अनसोल्ड क्वेश्चन है। यानी कि 25 क्वेश्चन टोटल अपने पास हैं इस चैप्टर के अंदर, जिसके अंदर से अपन ने 20 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, 5 क्वेश्चन और बचे हैं। तो अब अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, वो देखें। क्वेश्चन में कह रहे हैं दो भारी गोले। देखो इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, सॉरी इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। क्वेश्चन तो एक ही है, 3 पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, एक तो ये पूछेंगे कि इनके मध्य बिंदु पर गुरुत्वीय बल कितना है, दूसरा पूछ रहे हैं गुरुत्वीय विभव कितना है, और तीसरा पूछ रहे हैं वो संतुलन अवस्था में है या नहीं। अब उसमें भी ये पूछ रहे हैं कि संतुलन अवस्था में अगर है तो वो स्थायी संतुलन है अथवा अस्थायी संतुलन। यानी एक ही क्वेश्चन के 3-3, 4-4 इसमें पार्ट हैं। क्वेश्चन छोटा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, पार्ट जरूर इसके 3 हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, दो भारी गोले, दो भारी गोले जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान 100 किलोग्राम, जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान 100 किलोग्राम, दो भारी गोले जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान 100 किलोग्राम, वे त्रिज्या 0.10 मीटर है। वे त्रिज्या 0.10 मीटर है। दो भारी गोले जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान 100 किलोग्राम, वे त्रिज्या 0.10 मीटर है। किसी क्षैतिज मेज पर किसी क्षैतिज मेज पर एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। किसी क्षैतिज मेज पर एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर क्या है, स्थित है। ये अपन को दिया हुआ है। फिर क्या कह रहे हैं, दोनों गोलों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, दोनों गोलों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, दोनों गोलों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, दोनों गोलों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर। अब देखो एक एक क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहे हैं। नंबर फर्स्ट, मैं तीनों ही पार्टों को लिख रहा हूं। गुरुत्वीय बल, रेखा के मध्य बिंदु पर गुरुत्वीय बल, नंबर सेकंड ये पूछ रहे हैं गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव,
ज्ञात कीजिए। फिर देखो नंबर थर्ड में क्या कह रहे हैं, नंबर थर्ड में कह रहे हैं गुरुत्व विभव क्या है, ज्ञात कीजिए। फिर कह रहे हैं क्या इस बिंदु पर रखा कोई पिंड, क्या इस बिंदु पर रखा कोई पिंड संतुलन की अवस्था में है। अगर संतुलन की अवस्था में है तो वो स्थायी संतुलन में है अथवा अस्थायी संतुलन में है। तो देखो नंबर थर्ड में कह रहे हैं क्या इस बिंदु पर रखा क्या इस बिंदु पर रखा कोई पिंड क्या इस बिंदु पर रखा कोई पिंड संतुलन में होगा। कोई पिंड संतुलन में होगा, ये पूछ रहे हैं। यदि हां तो यह संतुलन स्थायी होगा अथवा अस्थायी। यदि हां तो यह संतुलन स्थायी होगा, या यदि हां तो यह संतुलन स्थायी होगा या अस्थायी। ये लो, ये अपने पास क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। देखो क्या क्या अपन को दिया हुआ है। देखो दो भारी गोले जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। मैंने मान लिया कि एक गोले का द्रव्यमान कैपिटल M1 है और दूसरे का भी कैपिटल M2 है, लेकिन दोनों का द्रव्यमान क्या है, समान है, M1 और M2, और वो क्या हो गया है, कैपिटल M मान लिया मैंने, और वो आपको दिया हुआ है 100 किलोग्राम। ये लो, प्रत्येक गोले का द्रव्यमान अपन को कैपिटल M इन्होंने दिया हुआ है। अब देखिएगा फिर साथ में क्या कह रहे हैं, इनकी जो त्रिज्या है, गोलों की त्रिज्या, वो भी अपन को दी गई है 0.1 मीटर। मैंने मान लिया कि पहले गोले की त्रिज्या R1, दूसरे के R2, और त्रिज्या क्या है, कैपिटल R, दोनों की समान है, यानी कि 0.10 मीटर। वैसे इसका कोई महत्व है नहीं इस क्वेश्चन में। किसी क्षैतिज मेज पर एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखें, यानी इनके केंद्रों की जो बीच की दूरी है स्मॉल r, वो है 1 मीटर। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को अपन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, इस तरह से आप देखिएगा। मैंने मान लिया कि गोला जो A है और B नाम देते हैं, A का द्रव्यमान और इसे मैं कहता हूं B का द्रव्यमान, सब कैपिटल M है और 100 किलोग्राम में समान है। A की त्रिज्या कह देता हूं इसे 1-2 की जगह, और इसे कहता हूं मैं B गोले की त्रिज्या, और ये क्या है, कैपिटल R। देखो एक गोला ये रहा मेरे पास और एक गोला मेरे पास ये रहा। ये इनके केंद्रों के बीच की जो दूरी है, ये इनके केंद्रों के बीच की दूरी, ये गोला है A और ये गोला मैंने ले लिया है B। इनके केंद्रों के बीच की जो दूरी दी हुई है वो है 1 मीटर। ये अपने को 1 मीटर दी हुई है। अब देखिएगा इनके मध्य का जो बिंदु है, मैंने मान लिया वो मध्य का बिंदु क्या है, C है, ये सेंटर हो गया। वो यहाँ पर कोई एक अन्य पिंड रखा हुआ है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है। इनके मध्य के बिंदु पर एक स्मॉल m द्रव्यमान मान लिया है, जबकि इसका द्रव्यमान तो कितना है, ma है, और इसका द्रव्यमान क्या है, mb है। तो देखिए यहाँ इसके केंद्र से इसकी जो दूरी होगी ये हो गई है 0.5 मीटर। इसी तरह से ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ये हो जाएगी 0.5 मीटर। ये डिस्टेंस अपने पास आ गई है। अब देखें, अब अपन इस स्मॉल m द्रव्यमान वाला जो पिंड है जो मैंने माना है, इसके ऊपर लगने वाले बलों की बात करेंगे अपन। तो देखिए नंबर फर्स्ट को अपन हल कर रहे थे,
गुरुत्वीय बल कितना है गोलों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर पूछ रहे हैं। तो मैंने ये मान लिया यदि दोनों गोलों के केंद्रों को, ये दोनों गोलों के केंद्रों को मिलाने वाली, यदि दोनों गोलों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु, रेखा के मध्य बिंदु C पर, यदि दोनों गोलों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु C पर स्मॉल m द्रव्यमान का कोई पिंड हो तो, स्मॉल m द्रव्यमान का क्या हो, कोई पिंड हो तो। अब देखिएगा, अगर स्मॉल m द्रव्यमान का अगर यहां पर कोई पिंड है तो उस पिंड पर लगने वाले बलों को अपन क्या करेंगे, इसमें ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे कि भाई एक तो A के कारण उसके ऊपर कितना बल लग रहा है, फिर B के कारण उसके ऊपर कितना बल लग रहा है। A और B के बलों का जो योग है वो अगर शून्य आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, वो संतुलन की अवस्था में होगा। एक बार आप इसे देखें, देखो तो देखो C पर स्मॉल m द्रव्यमान का कोई पिंड हो तो अपन ये कह सकते हैं कि गोले A के कारण बल और गोले B के कारण बल दोनों का निकाल सकते हैं। तो देखो गोले पिंड हो तो उस पर गोले B के कारण बल, मैंने मान लिया कि उसके ऊपर बल जो गोले B के कारण लगेगा वो बल क्या होगा, FCB वेक्टर, यानी कि C पर B के कारण बल क्या होगा। देखो B इसे अपनी ओर खींचेगा, यानी कि बल की डायरेक्शन ये रहेगी भाई, इसके लिए बल की डायरेक्शन ये रहेगी FCB वेक्टर की, क्योंकि आकर्षण का बल होता है। तो देखो FCB वेक्टर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कैपिटल G, परिमाण की बात कर रहा हूं, कैपिटल G, फिर गोले B का द्रव्यमान यानी कि MB, फिर स्मॉल m यानी इसका द्रव्यमान, और इनके बीच की दूरी कितनी आ रही है, 0.5 का स्क्वायर। डायरेक्शन क्या है इसकी, प्लस आई कैप। अब देखो ये गोले B के कारण बल हो गया, एवं अब अपन बात कर लें गोले A के कारण बल, एवं गोले A के कारण बल, C के ऊपर A के कारण बल, FCA वेक्टर। तो देखो ध्यान दीजिए, अब A इसको भी अपनी ओर आकर्षित करेगा, यानी कि FCA वेक्टर की डायरेक्शन ये रहेगी, यही तो हुआ। तो गोले A के कारण बल FCA वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल MA इंटू स्मॉल m, डिस्टेंस कितनी है 0.5 का स्क्वायर, 0.5 है। अब देखो भाई ये जो बल है आई कैप, तो इस डायरेक्शन में इधर क्या होगा, माइनस आई कैप, इधर प्लस आई कैप है, तो यह हो गया है माइनस आई कैप। इक्वेशन नंबर 2, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। यहां अपने पास दोनों के कारण, यानी कि जो C पर जो कोई पिंड रखा हुआ है उस पर A और B दोनों कारण बल आ गया। एक बार आप इसे नोट कीजिए, एग्जिट ऐसे कैसे, फिर अपन इसमें आगे की बातें करते हैं। अब देखिए, एक बार आप नोट करें। अब देखिए इसका मतलब C पर कुल बल की अगर अपन बात करें तो देखो कुल बल क्या होगा, इन दोनों का योग होगा।
एक बार मैं इसको इस पार्ट को मिटाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन नहीं तो सोल्व हो नहीं पाएगा। तो देखिएगा, अब अपन इसमें बात कीजिएगा। अगर बात करें इसलिए सी पर परिणामी बल, इसलिए सी पर परिणामी बल, अगर मैं सी पर परिणामी बल को एफ वेक्टर लेता हूं तो देखिए एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ बी, एफ वेक्टर इज इक्वल टू बी सी वेक्टर प्लस एफ वेक्टर ए सी वेक्टर, यही तो होगा। अगर ऐसा है तो अब आप इनकी वैल्यूज पुट कीजिए। देखो एफ बी सी वेक्टर, बी सी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, एफ सॉरी वो उल्टा लिख दिया, सी बी वेक्टर एफ सी ए वेक्टर, सी पर ए के कारण बल, यही तो होगा। एफ सी बी वेक्टर, इसकी वैल्यू है कैपिटल जी एम बी इंटू स्मॉल एम अपॉन में 0.5 का स्क्वायर आई कैप प्लस कैपिटल जी एम ए स्मॉल एम अपॉन में 0.5 का स्क्वायर माइनस आई कैप, डायरेक्शन ऑपोजिट है वही। अब देखो चूंकि एम बी इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू कैपिटल एम इज इक्वल टू 100 किलोग्राम, 100 किलोग्राम, इसलिए देखिए भाई इसको अब साफ ही कर लें। इसलिए एफ वेक्टर इज इक्वल टू जी इंटू 100 इंटू स्मॉल एम 0.5 का स्क्वायर आई कैप, ये इसको आप माइनस कर दीजिए या इसको चलो प्लस ही रहने दो अभी, तो कैपिटल जी 100 स्मॉल एम 0.5 का स्क्वायर माइनस आई कैप। अब आप देखिए जो वैल्यू इसकी है वही वैल्यू इसकी है, वही कैपिटल जी 100 स्मॉल एम 0.5 का स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर प्लस में आई, लेकिन यहाँ माइनस में आई है, जस्ट ऑपोजिट है। इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया, 0 न्यूटन हो गया। इसे ओन लिखा जा रहा है, इससे अच्छा से अपन न्यूटन लिख देते हैं। 0 न्यूटन का बल होगा इस बिंदु सी पर। अगर आप ऐसे हल नहीं करें तो आप सिंपल ये भी कह सकते हैं कि दोनों ही पिंडों का द्रव्यमान समान है, दोनों पिंडों के दूरी समान है, यानी यहां पर जो इसके कारण जितना बल होगा उतना ही इसके कारण यहां पर बल होगा, यानी कि परिणामी बल और दोनों बल एक दूसरे के क्या है, परिमाण में समान और दिशा में परस्पर विपरीत है। यानी कि बिंदु सी पर जो परिणामी बल होगा गुरुत्वीय बल, उसका मान क्या होगा, 0 होगा। तो परिणामी बल यहां क्या है, 0 है, जिसको अपन ने मैथमेटिकली यहां हल करके देख लिया है। तो इसका फर्स्ट पार्ट अपन ने सोल्व कर लिया है। अब अगर अपन इसके सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में ये पूछ रहे थे बिंदु सी पर गुरुत्वीय विभव। तो देखिए ये नंबर फर्स्ट अपन ने सोल्व कर लिया है, नंबर सेकंड पार्ट
गुरुत्वीय विभव की अगर अपन बात करें तो देखिए गुरुत्वीय विभव है क्या, मैं आपको बता चुका, एक सिंपल एक फॉर्मूला था, एक एग्जाम्पल नंबर अपन ने 8.4 जो सोल्व किया था वो गुरुत्वीय विभव का ही था। और यहाँ अपन ने केवल ध्यान रखना गुरुत्वीय विभव केवल एक ही फॉर्मूला लिया था, जबकि गुरुत्वीय विभव के कई फॉर्मूले बनते हैं, भीतर पृथ्वी के, बाहर सतह पर, केंद्र पर, ऊंचाई पर, कई फॉर्मूले आते हैं, लेकिन अपनी बुक में उन सभी का जिक्र है नहीं। अपने केवल एक ही सिंपल फॉर्मूला है V = -gm/r, क्योंकि एकांक द्रव्यमान की गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा ही क्या कहलाती है, गुरुत्वीय विभव कहलाती है, और केवल उसी रूप में अपन ने उसको लिया है। तो केवल उसी रूप में। एक बात और, यहाँ बल तो सदिश राशि थी, इस कारण से बिंदु जो C था वहां पर परिणामी गुरुत्वीय बल 0 हो गया, लेकिन गुरुत्वीय विभव क्या है, अदिश राशि है। यानी कि बिंदु C पर जो परिणामी गुरुत्वीय विभव होगा वो दोनों गोलों के कारण विभवों का क्या होगा, बीजगणितीय योग होगा, क्योंकि गुरुत्वीय विभव क्या है, अदिश राशि है। तो देखो नंबर सेकंड, बिंदु C पर मुझे क्या निकालना है, गुरुत्वीय विभव निकालना है। तो देखिएगा आप पहले अपन फॉर्मूला लिख लें। तो देखो किसी कैपिटल N द्रव्यमान के पिंड से स्मॉल r दूरी पर गुरुत्वीय विभव = -G(M) होता है, -G(M) होता है। इसलिए देखो, इसलिए बिंदु C पर, यही तो कहा था कि मिलन रेखा के बिंदु C पर, मध्य बिंदु, इसलिए बिंदु C पर गोले A के कारण विभव, गोले A के कारण विभव मैंने मान लिया वो VA है, अदिश राशि है, इसलिए वेक्टर निशान तो लगेगा नहीं। तो देखो VA = -G(MA) में इसकी डिस्टेंस कितनी है, r/2 आ रही है भाई, ये टोटल r थी तो ये r/2 हो गई, मान ली डिस्टेंस r है भाई, ये अगर r है, ये चलो इसे मैं कह देता हूँ r, तो ये कितनी हो जाएगी, r/2 ये हो गई, तो r/2 क्या है, ये है, = -2G(MA) इसी प्रकार बिंदु C पर गोले B के कारण विभव VB = -G(MB) अपॉन में डिस्टेंस कितनी है बिंदु C की, r/2 = -2GMB/r। तो देखिए, अब चूंकि गुरुत्वीय विभव अदिश राशि है, इसलिए बिंदु C पर परिणामी जो विभव होगा, वो इन दोनों विभवों का क्या होगा, अदिश योग होगा। तो देखिएगा, अब अपन एक बार इसे नोट कीजिए आप यहां तक का। यहां आपने देख ही लिया कि दोनों बलों के परिमाण समानी दिशाएं क्या है, विपरीत है। यहाँ तो माइनस में i कैप आ रहा है, जबकि यहाँ क्या है, प्लस में i कैप, ये डिफरेंस है भाई।
अभी अपन चित्र को रहने देंगे क्योंकि अभी और आवश्यकता पड़ेगी इस डायग्राम की। तो देखिएगा, चूंकि गुरुत्वीय विभव एक अदिश राशि है, भाई गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा अदिश राशि है और ऊर्जा अदिश राशि है तो ये ऊर्जा और द्रव्यमान का अनुपात है, और द्रव्यमान भी कैसी है, अदिश राशि है, यानी कि गुरुत्वीय विभव भी कैसा हुआ, अदिश राशि हो गई। तो देखो यही मैं कह रहा हूं, चूंकि गुरुत्वीय विभव एक अदिश राशि है इसलिए बिंदु C पर गोले ए व बी के कारण परिणामी विभव VC, यानी C पर विभव, या V ही ले लेते हैं अपन परिणामी विभव को, चलो V रहने दो, V इज इक्वल टू VA प्लस VB होगा। चूंकि गुरुत्वीय विभव एक अदिश राशि है इसलिए बिंदु C पर गोले ए व बी के कारण परिणामी विभव V इज इक्वल टू VA प्लस क्या होगा, VB होगा, इन दोनों का योग होगा। अब यहां पर VA और VB के अपन क्या करेंगे, मान रखेंगे जो अपन निकाल चुके हैं। अतः V इज इक्वल टू VA की वैल्यू कितनी है मेरे पास, -2 कैपिटल G MA अपॉन में R प्लस -2G MB अपॉन में R, या V इज इक्वल टू -2G MA अपॉन में R माइनस 2 कैपिटल G MB अपॉन में R। यहां तक आ गया अपने पास। अब देखो इससे आगे के भी स्टेप को मैं यहां लिख रहा हूं। यहां चलो एक लाइन और अपन बढ़ा देते हैं, वो ये चूंकि MA इज इक्वल टू MB इज इक्वल टू कैपिटल M इज इक्वल टू 100 किलोग्राम, तो देखिए इसलिए कैपिटल V इज इक्वल टू, इसके बाद ये लिखा है मैंने -2G, इसको मैंने कैपिटल M ही कर दिया, -2 कैपिटल G कैपिटल M अपॉन में स्मॉल r, यानी कि कैपिटल V इज इक्वल टू डबल हो गया भाई ये -4 कैपिटल G कैपिटल M अपॉन में स्मॉल r। ये गुरुत्वीय विभव आ गया है। अब आप इसके अंदर क्या करें, वैल्यूज पुट कर लीजिए, क्योंकि कैपिटल G आपके पास है, कैपिटल M आपके पास है, स्मॉल r भी आपके पास है, यानी -4 कैपिटल G कैपिटल M अपॉन में स्मॉल r आ गया। अब अपन इन सब की वैल्यूज पुट करके इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। आप नोट कीजिए इसे, जब तक इनकी वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास इजीली क्या होगा, इसकी वैल्यूज आंसर अपने पास आ जाएंगे। देखो सारी वैल्यूज आपके पास हैं, माइनस कैपिटल 4 की वैल्यू तो 4 लेंगे, कैपिटल G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, कैपिटल M प्रत्येक गोले का द्रव्यमान दिया हुआ है 100 यानी 100, ये लीजिए। स्मॉल r भी दिया हुआ है, कितना है 1.0 मीटर, 1.0 मीटर। ये लो। अब जब आप इसकी कैलकुलेशन करके आप देखें, भाई सीधा आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है 6.67 को, 624, यानी कि ये वैल्यू आएगी मेरे पास 2.7 माइनस 2.7 इंटू 10⁻11 और 2 ये, यानी कि -8 हो गई। एक और पावर ले लेते हैं, -8,
और देखो गुरुत्वीय विभव था क्या, एकांक द्रव्यमान की स्थितिज ऊर्जा, यानी कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बटे द्रव्यमान, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बटे द्रव्यमान, यानी इसका मात्रक हो गया है जूल प्रति किलोग्राम। जूल प्रति किलोग्राम, ये गुरुत्वीय विभव का मान भी अपने पास इस क्वेश्चन में आ गया है। 2 पार्ट अपन ने इसके सोल्व कर लिए हैं। अब आते हैं अपन इसके नंबर 3rd पार्ट में, जो कि एज ए कॉन्सेप्ट टाइप से क्वेश्चन है। ये पूछ रहे हैं क्या ये बिंदु सी पर जो पिंड है, कोई भी वस्तु है, संतुलन अवस्था में होगी या नहीं होगी। तो अपन कहेंगे संतुलन अवस्था में होगी, क्योंकि वहां उसके ऊपर परिणामी बल क्या है, 0 है। भाई 3 क्वेश्चन है इस एक क्वेश्चन में, जो अपन क्वेश्चन नंबर 21 कर रहे हैं। यहां आप देखेंगे कि वो स्थायी संतुलन अवस्था में होगी, लेकिन स्थायी अवस्था में नहीं होगी। स्थायी में इसलिए नहीं होगी क्योंकि अगर मैंने इस पिंड की ओर उसे थोड़ा सा विस्थापित कर दिया तो इसका आकर्षण बल उसके ऊपर बढ़ जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। फलस्वरूप ये इस ओर ही क्या होता जाएगा, विस्थापित होता चला जाएगा। तो ये अस्थायी संतुलन की अवस्था होगी, और यही इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नंबर 3rd के अंदर। नंबर 3rd में ये पूछ रहे हैं क्या इस बिंदु पर रखा, यानी सी पर रखा कोई पिंड संतुलन में होगा, यदि हां तो यह संतुलन स्थायी होगा अथवा अस्थायी होगा, ये अपन को बताना है। तो देखो मैंने सीधे सभी मैंने जवाब बता दिया कि ये संतुलन में तो होगा, क्योंकि इसके ऊपर परिणामी बल क्या है, 0 है। लेकिन ये अस्थायी संतुलन होगा, क्योंकि अगर मैं किसी भी पिंड की ओर इसे हल्का सा विस्थापित कर दूंगा तो ये उस पिंड की ओर ही खिंचा चला जाएगा, उसकी ओर ही विस्थापित हो जाएगा, क्योंकि उस पिंड का तो इसके ऊपर बल बढ़ जाएगा, लेकिन दूसरे पिंड का बल इसके ऊपर क्या होगा, घट जाएगा। तो मैं आंसर इसका यूं कह सकता हूं कि बिंदु सी पर परिणामी बल 0 है। तो देखो अपन पहले पार्ट में हल कर चुके हैं, चूंकि बिंदु सी पर परिणामी बल 0 है, चूंकि बिंदु सी पर परिणामी बल कैसा है, 0 है, इसलिए पिंड संतुलन में रहेगा। इसलिए पिंड संतुलन में रहेगा। ये लो पहला आंसर तो अपन ने दे दिया कि क्या ये संतुलन में होगा या नहीं होगा। तो परिणामी बल 0 होने की वजह से पिंड तो किस में रहेगा, संतुलन में रहेगा। फिर पूछ रहे हैं स्थायी होगा या अस्थायी होगा, तो मैं कह देता हूं कि यह संतुलन अस्थायी होगा। यह संतुलन अस्थायी होगा। यह संतुलन अस्थायी होगा क्योंकि, अब इसका भी कारण एक्सप्लेन कर देते हैं। पहला तो ये कि संतुलन में क्यों होगा, क्योंकि परिणामी बल क्या है, 0 है, इसलिए संतुलन में होगा। फिर अब अपन ये कह रहे हैं कि ये संतुलन अस्थायी होगा, क्यों होगा उसका भी अपन कारण लिख देते हैं। क्योंकि अब मैं क्या कह सकता हूं, पिंड को एक और विस्थापित करते ही, देखो क्योंकि पिंड को एक और विस्थापित करते ही, पिंड को एक और विस्थापित करते ही, जैसे अपन पिंड को एक और विस्थापित करेंगे, एक गोले का आकर्षण बढ़ जाएगा, करते ही उस पर एक गोले का आकर्षण बढ़ जाएगा। भाई देखो एक गोले का आकर्षण बढ़ जाएगा और दूसरे का क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो एक गोले का आकर्षण बढ़ जाएगा, जिसकी ओर अपन इसे विस्थापित करेंगे, जिस गोले की ओर विस्थापित करेंगे उस गोले का तो आकर्षण बढ़ जाएगा, लेकिन जिस गोले से दूर विस्थापित होगा उसका आकर्षण क्या होगा, घट जाएगा। तो यही मैंने लिखा है, पिंड को एक गोले की ओर विस्थापित करते ही उस पर एक गोले का आकर्षण बढ़ जाएगा, जबकि दूसरे गोले
का आकर्षण घट जाएगा। एक गोले का आकर्षण बढ़ जाएगा जबकि दूसरे गोले का आकर्षण क्या होगा, घट जाएगा। ये अपन ने क्लियर कर लिया है। अब देखो, एक का घट जाएगा दूसरे का घट जाएगा, ये तो हुआ एक का बढ़ जाएगा दूसरे घट जाएगा। एक गोले का आकर्षण बढ़ जाएगा जबकि दूसरे गोले का आकर्षण क्या होगा, घट जाएगा। और परिणामी बल विस्थापन की दिशा में होगा। और परिणामी बल विस्थापन की दिशा में ही होगा। और परिणामी बल विस्थापन की क्या होगा, दिशा में ही होगा, जिससे विस्थापन बढ़ता जाएगा। जिससे विस्थापन बढ़ता जाएगा। यानी कि जिस गोले की ओर अपन ने विस्थापित किया है ये उसी गोले की ओर क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, उसी की ओर विस्थापन इसका बढ़ता चला जाएगा। कुल मिलाकर के अपन यूँ कह सकते हैं कि ये जो संतुलन तो होगा लेकिन कैसा होगा, अस्थायी होगा। एक बार अब इसे नोट कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर जो 21 अपन ने सोल्व किया। इस क्वेश्चन नंबर 21 में आपने देख लिया था कि इसके 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट अपन ने सोल्व किए हैं। पहले पार्ट के अंदर ये दोनों के मध्य के बिंदु पर गुरुत्वीय बल का मान ज्ञात करवा रहे थे। दूसरे पार्ट के अंदर ये उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव ज्ञात करा रहे थे। तीसरे में पूछ रहे थे कि संतुलन अवस्था है या नहीं, अगर है तो वो किस प्रकार की है, स्थायी है या अस्थायी है। अपन ने तीनों चारों जो कुछ इसने पूछा अपन ने सारे क्वेश्चनों का इसमें जवाब अपन ने दे दिया है। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 के, जो कि एक सिंपल क्वेश्चन है, गुरुत्वीय विभव का ही क्वेश्चन है वो भी, लेकिन एक सरल क्वेश्चन है। डायरेक्ट अप्रोच या यूँ कह सकते हैं डायरेक्ट अप्रोच फॉर्मूले का क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन है। डायरेक्ट फॉर्मूला उसके अंदर अप्लाई होगा, उस क्वेश्चन के अंदर सीधा कौन सा गुरुत्वीय विभव का फॉर्मूला, V इजिकल टू माइनस कैपिटल G कैपिटल M अपॉन में स्मॉल r वाला, सीधा फॉर्मूला अपन उसमें यूज करेंगे। देखिए भी, अब अपन क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 अपन हल कर चुके हैं। टोटल क्वेश्चन नंबर 25 है, यानी कि 21 के बाद 22, 23, 24, 25 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं इस चैप्टर के। ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 अनसोल्ड क्वेश्चन नंबर 22 8वें चैप्टर का, गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर का 22वां क्वेश्चन अपन सोल्व कर रहे हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22वां क्या है। देखो, न्यूमेरिकल्स फिजिक्स की जान होती है। अगर आपको ये न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चन आ रहे हैं इसका मतलब आपको फिजिक्स आती है, अगर ये नहीं आते हैं तो आपको फिजिक्स भी नहीं आती है। इस बात का स्पेशली आप ध्यान दें, क्योंकि और विशेषकर एनसीईआरटी बुक के जो न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चन दिए हुए हैं वो क्वेश्चन अपने आप में एक नए कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। यानी हर क्वेश्चन में कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आता है। आपने पिछले भी चैप्टर में क्वेश्चन हल करके देखे हैं, वहाँ पर भी अपन ने इस चीज़ को देखा है कि वाकई में एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो अपने आप में एक नए कॉन्सेप्ट को जन्म देते हैं। यानी बहुत सारे कॉन्सेप्ट तो आपके इन क्वेश्चनों से ही क्लियर होते हैं, या कह सकते हैं कॉन्सेप्ट ही आपके सामने इन क्वेश्चनों से आते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 की अपन बात कर रहे हैं, जो कि एक सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कोई भूय स्थिर उपग्रह, या इसको तुल्यकाली उपग्रह भी कह सकते हैं, कोई तुल्यकाली उपग्रह कह दो, कोई भू
स्थिर उपग्रह, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। कोई भू स्थिर उपग्रह या अपन इसे कह सकते हैं तुल्यकाली उपग्रह। कोई भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी के पृष्ठ से लगभग पृथ्वी के पृष्ठ से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, पृष्ठ से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है, की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। गौर कीजिए, भू स्थिर उपग्रह या तुल्यकाली उपग्रह के बारे में अपन ने बहुत अच्छे से जाना है। अपन ने क्या क्या जाना था कि भू स्थिर उपग्रह वो होते हैं जो पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक को स्थिर प्रतीत होते हैं, जिनका परिक्रमण काल 24 घंटे होता है जो पृथ्वी का होता है। इसीलिए पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक को कैसे प्रतीत होते हैं? स्थिर प्रतीत होते हैं। इसी मैंने बताया था कि इनकी पृथ्वी के केंद्र से जो दूरी होती है वो होती है 42,000 किलोमीटर, लगभग 42,000। अपन राउंड फिगर करें, राउंडिंग करें तो ये लगभग 42,000 किलोमीटर होती है, यानी कि 7R, पृथ्वी की त्रिज्या की 7 गुनी। और पृथ्वी के पृष्ठ से जो इनकी ऊंचाई होती है वो होती है लगभग 36,000 किलोमीटर, यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या की लगभग 6 गुनी, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या होती है लगभग 6400 किलोमीटर, तो यह है 36,000 किलोमीटर, यानी लगभग 6 गुनी हो गई। इनका तल विषुवत रेखीय तल होता है। पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करते हैं? ये घूर्णन करते हैं। जिस दिशा में पृथ्वी घूमती है वही इनकी अक्ष होती है। ये अपन ने पॉइंट इसके पढ़े थे, ये इसकी कुछ विशेषताएं थी और यही इन्होंने लिखा है कि ये आप पढ़ चुके हैं, जान चुके हो। मैंने क्वेश्चन को अपनी तरफ से लैंग्वेज के रूप में लिखा है कि कोई भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी के पृष्ठ से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। छत्तीस हजार किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की क्या करता है? परिक्रमा करता है। ये इस क्वेश्चन में कहा है। इस उपग्रह की स्थिति पर इस उपग्रह की स्थिति पर पृथ्वी के गुरुत्व के कारण की स्थिति पर पृथ्वी के गुरुत्व के कारण, इस उपग्रह की स्थिति पर पृथ्वी के गुरुत्व के कारण विभव क्या है? यानी कि ये क्या पूछ रहा है? इसके अंदर गुरुत्वीय विभव पूछ रहा है। पृथ्वी के गुरुत्व के कारण विभव क्या है? अनंत पर इसकी ऊर्जा शून्य लीजिए। अनंत पर स्थितिज ऊर्जा शून्य लीजिए। ये अपन को दिया हुआ है। अनंत पर स्थितिज ऊर्जा क्या है? शून्य लीजिए। पृथ्वी का द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या भी इस क्वेश्चन में अपन को क्या है इन्होंने दी हुई है। तो देखो, पृथ्वी का द्रव्यमान ये अपन को दिया हुआ है भाई। पृथ्वी का द्रव्यमान इन्होंने दिया है 6.0 10⁻²4 किलोग्राम। पृथ्वी का द्रव्यमान 6.0 इंटू 10⁻²4 किलोग्राम और पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर। फिर पृथ्वी की त्रिज्या
6400 किलोमीटर है। ये लो, ये अपने पास क्वेश्चन है जो कि एक सिंपल क्वेश्चन है, सारी वैल्यूज अपने पास है, केवल फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज क्या करनी है, आपको केवल पुट करनी है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या हल करते हैं अपन इस क्वेश्चन में। तो देखो क्या क्या वैल्यूज दी गई है। भू स्थिर उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पृथ्वी के पृष्ठ से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, यानी कि पृथ्वी के पृष्ठ से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है, ये अपन को दी हुई है भाई, यानी एच की वैल्यू। तो इसको पहले तो आप मीटर में चेंज करें। तो देखो 3 जीरो तो ये रही और 3 किलोमीटर की, यानी कि 36 इंटू 10⁻⁶ मीटर हो गई। ये तो अपने पास क्या आ गई, इसकी ऊंचाई आ गई है, यानी कि एच की वैल्यू आपको दे दी है, क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। पृथ्वी के पृष्ठ से ऊंचाई। फिर इस उपग्रह की स्थिति पर पृथ्वी के गुरुत्व के कारण विभव क्या है, यानी गुरुत्व विभव क्या है, यही ये पूछ रहे हैं। गुरुत्व विभव, ध्यान रखना विद्युत विभव नहीं है, ये शब्द है गुरुत्व विभव। अनंत पर इसकी ऊर्जा शून्य लीजिए। पृथ्वी का द्रव्यमान भी दिया हुआ है आपको, कैपिटल M = 6.0 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। ये लो, पृथ्वी का द्रव्यमान भी दिया हुआ है आपको। पृथ्वी की त्रिज्या भी तो दे दी है, ये है 6400 किलोमीटर। इसे भी आप मीटर में चेंज कीजिए, तो ये हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। यहां अपने पास आ गया गुरुत्वीय विभव V क्या करना है, मुझे ज्ञात करना है। अब देखो पृथ्वी के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर जो गुरुत्वीय विभव का फॉर्मूला है वो ये है, V = कैपिटल G कैपिटल M अपॉन में स्मॉल r। तो चलो स्मॉल r की वैल्यू भी आप यहाँ देख लें। स्मॉल r = क्या होता है, r प्लस h होता है। तो r प्लस h आप रख दीजिए इसमें वैल्यू, यानी कि 36 और 6 42.4 आ जाएंगे। तो देखो कैपिटल R की वैल्यू रखता हूं मैं, ये है 6.4 इंटू 10⁻6 प्लस h की वैल्यू है मेरे पास 36 इंटू 10⁻6, ये आ गई है मेरे पास मीटर में। या स्मॉल r = देखो 36 36 4 42.4 इंटू 10⁻6 मीटर आ गई भाई। m का मतलब यहाँ अपने पास क्या है, मीटर है। ये अगर अपने पास वैल्यू इतनी आ गई है, स्मॉल r भी आ गया है, तो देखो इस फॉर्मूले से देख रहे हैं, V = कैपिटल G कैपिटल M अपॉन में स्मॉल r से। इस फॉर्मूले से अगर आप देखते हो तो देखो भाई V = कैपिटल G की वैल्यू 6.67 10⁻11 सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का मान है। कैपिटल M ये आपके पास ये रहा 6.0 इंटू 10⁻24। स्मॉल r 42.4 गुणा 10⁻6 भाई 36,000, यानी 36 और 6 42.4 सही है। अब आप इसकी देखो कैलकुलेशन करके देखिएगा, क्या आपके पास इसके कैलकुलेशन से वैल्यू आती है। तो आप पाएंगे कि कैलकुलेशन करने पर कैपिटल V = -9.4। भाई आप इसके कैलकुलेशन करके जरूर देखें, मैं तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं, आप कैलकुलेशन जरूर देखें। 6 और 11 माइनस के 17 प्लस के 24 9.4 इंटू 10⁻6। यूनिट आपको पता है, पिछले क्वेश्चन में अपने यूज करी थी जूल बटे किलोग्राम। जूल बटे किलोग्राम, ये लो भाई। ये अपने पास ये क्वेश्चन नंबर 22 अपन ने सोल्व कर लिया है, एक बार आप इसे नोट कीजिए। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। देखो क्वेश्चन नंबर जो 23 है
वो एक बहुत ही अच्छे लॉजिक का क्वेश्चन है। इस टाइप का एक क्वेश्चन अपन ने ध्यान हो आपको तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम का जो चैप्टर था, यानी चैप्टर नंबर जो 5 था, वहाँ अपन ने सॉल्व किया था एक क्वेश्चन। अगर कोई वस्तु किसी ग्रह के साथ चिपकी हुई है, इसका मतलब, और वो वस्तु जैसे घूम रही है, कोई रोटर है, कोई घूमती हुई वस्तु है, और अगर घूमती हुई वस्तु पर कोई दूसरी वस्तु अगर चिपकी हुई है, इसका मतलब गुरुत्वीय बल का मान उसके लिए क्या है, उस अपकेंद्रीय बल से क्या है, ज़्यादा है। यही उस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर पूछा जा रहा है। उसमें क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहे हैं कि सूर्य के द्रव्यमान से 2.5 गुने द्रव्यमान का, यानी सूर्य के द्रव्यमान से भी 2.5 गुने द्रव्यमान का कोई तारा 12 किलोमीटर आमाप से निपात होकर, 12 किलोमीटर आमाप यानी 12 किलोमीटर उसकी साइज है, उसकी रेडियस है, जिससे निपात होकर यानी सिकुड़ रहा है वो तारा, सिकुड़कर 1.2 परिक्रमण प्रति सेकंड से घूर्णन कर रहा है, यानी घूम रहा है। 1.2 परिक्रमण यानी चक्कर प्रति सेकंड से क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है। इस प्रकार के जो तारे होते हैं, इस प्रकार के संहत जो तारे हैं, उनको अपन न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। इस प्रकार के संहत तारे क्या कहलाते हैं, न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। कुछ प्रेक्षित तारकीय पिंड जिन्हें अपन पल्सार कहते हैं, इसी श्रेणी में आते हैं, यानी न्यूट्रॉन तारों की श्रेणी में आते हैं। इसके विषुवत वृत्त पर रखा कोई पिंड गुरुत्व बल के कारण क्या इसके पृष्ठ से चिपका रहेगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर चिपकने के लिए गुरुत्वीय बल का मान अपकेंद्रीय बल से क्या होना चाहिए, ज़्यादा। अगर गुरुत्वीय बल का मान अपकेंद्रीय बल के मान से ज़्यादा है तो वो उस पर चिपका रहेगा, और अगर कम है तो वो उससे क्या होगा, छूट जाएगा। यही तो है। अब इसमें साथ साथ में अपन को डाटा दिए हुए हैं, सूर्य का द्रव्यमान आपको दिया हुआ है, बाकी कैलकुलेशन आपको करनी है। दो तरीके से आप इस क्वेश्चन कर सकते हैं, एक तो त्वरण के आधार पर कर सकते हैं, एक बल के आधार पर कर सकते हैं। अब आप इसको नोट कर लिया होगा। अब अपन क्वेश्चन नंबर 23 की अपन बात करते हैं। अब अपने 3 क्वेश्चन और बचे हैं। 22 अपन ने यहाँ इसमें सोल्व कर लिया है।